हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 18 के बारे में। जी हां, अभी तक 17 वीडियो हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल पर जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम इरिगेशन से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस जो हैं वो भी एग्रोनॉमी टिलेज से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि ओवरऑल टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ पर बात हो रही है विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर लो टू moderate infiltration rate and level land and having 2 to 3% स्लोप। यानी कि सिंचाई की कौन सी विधि जो है सबसे बढ़िया रहेगी, जहाँ पे लो टू मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है और लैंड जो है लेवल होता है यानी समतल होता है और 2 से 3% ही स्लोप है। ऑप्शंस हैं स्प्रिंकलर, ड्रिप, सरफेस या फिर सब सरफेस। जी हाँ, राइट आंसर होगा यहाँ पर सरफेस मेथड। अगर आपसे पूछे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, तब भी आपको आंसर क्या देना है, सरफेस। और ये जो मेथड है सरफेस, ये लगभग 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। सिंचाई की विधि मानी जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। यानी कि निम्न में से कौन जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं कपलर्स, राइजर्स, ड्रिपर्स या फिर वाटर मीटर्स। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो ड्रिपर्स का कॉन्सेप्ट होता है वो ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड होता है। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, जबकि कपलर्स, राइजर्स और वाटर मीटर ये सब जो हैं स्प्रिंकलर सिस्टम में लगे होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। सिंचाई की बूंद बूंद विधि के नुकसान या उसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस करना होता है, बिल्कुल। इंटरफेयर विथ फार्म ऑपरेशन में भी इंटरफेयर होता है, बिल्कुल। ड्रिपर्स ब्लॉकेज प्रॉब्लम और ऑल ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पर दे देता नन ऑफ दीज या फिर एक कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे देता ऑल ऑफ दीज के अलावा, तो फिर मोस्ट करेक्ट आंसर होता ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो होती है। यानी कि ड्रिपर में जो है छोटा सा होल है, अगर वो गलती से ब्लॉक हो गया है तो फिर पानी की समस्या हो जाती है। ये मेन प्रॉब्लम होती है ड्रिप इरिगेशन की। क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र विथ इरिगेशन। यानी कि इरिगेशन के साथ अगर हमको फर्टिलाइज़र देना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो फर्टिगेशन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ रिलेटेड टू स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर्स विधि से या सिंचाई की विधि से कौन संबंधित है, रेन गन, कोरुगेटेड फरो या फिर रिंग। तो सब लोग जानते हैं कि जो रेन गन होता है वही संबंधित होता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन से। रिंग और कोरुगेटेड जो होता है वो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन से संबंधित होते हैं। इसके अलावा इरिगेशन इफ़िशियंसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन की इफ़िशियंसी कितनी है, सिंचाई की दक्षता कितनी है। तो नॉर्मली सरफेस मेथड की जो दक्षता होती है वो 40 से 60% या नॉर्मल 40% के आसपास होती है इरिगेशन इफ़िशियंसी। 90 to 95% जो इरिगेशन इफ़िशियंसी होती है वो होती है ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन की, और 85 to 90% जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है सर्ज मेथड ऑफ इरिगेशन की। तो ये जो है आपको याद रखना है। अच्छा, एक और यहाँ पर छूट रहा है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर की अगर आपसे वो इफ़िशियंसी पूछे स्प्रिंकलर की, तो आपको बताना है 65 to 75% जो है इरिगेशन इफ़िशियंसी होती है स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन की। इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7, फरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ रिलेटेड टू। फरो मेथड ऑफ इरिगेशन किससे रिलेटेड है। तो फरो मेथड ऑफ इरिगेशन जो है आपका सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप या स्प्रिंकलर, सब लोग जानते हैं कि सरफेस मेथड से ही ये रिलेटेड है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल पाइवेट सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ रिलेटेड टू। तो सेंट्रल पाइवेट सिस्टम ऑफ जो इरिगेशन है ये आपका स्प्रिंकलर से ही रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है ये, और एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको इसको जो है याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं,
तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड ऑफ जो इरिगेशन है वो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन ही होता है, ये अपन को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, मेथड इज प्रैक्टिस वेयर इरिगेशन वाटर इज अबेंडेंट। ये भी जहाँ पर सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है तो हमको सतही सिंचाई विधि का ही प्रयोग करना है। स्प्रिंकलर का और ड्रिप का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर पानी कम मात्रा में होता है, तो सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन ही यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल आर फाउंड मोस्ट एक्सटेंसिवली इन इंडिया। सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, आप सही आंसर देने वाले हैं, लेटराइट, एलुवियल, रेड या ब्लैक। तो एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। लेटराइट और ब्लैक का, रेड का नंबर इसके बाद आता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही यहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ प्लोइंग फॉर सैलो रूटेड क्रॉप। मतलब कि जो उथली जड़ें वाली फसलें हैं उनके लिए हम कितनी डेप्थ रखेंगे हल की या प्लोइंग की? ऑप्शन है 10 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 49 या 5 से 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है सैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए, सैलो रूटेड क्रॉप्स के लिए जो है 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ प्लोइंग को जो है हम मेज़र करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ प्लोइंग फॉर डीप रूटेड क्रॉप्स। डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, उसमें सैलो का पूछा था, तो डीप रूटेड क्रॉप्स के लिए जो हम डेप्थ रखते हैं प्लोइंग की वो रखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर फाउंड इन हिल्स एंड फूट हिल्स एरियाज। मतलब कि जो पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ के आसपास के एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है तो अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये लेटराइट या लेटराइटिक सॉइल ही पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें ब्रिक्स की क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब कि ईंट बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग मटेरियल, एग्जाम में पूछे कि उस सॉइल का नाम बताइए, बेस्ट सॉइल जो कि बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए बेस्ट रहेगी, तो लेटराइट सॉइल ही रहती है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम आयरन की अधिकता ज़्यादा होती है और इसको अपन को याद रख लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, हेट्रोसिस इज कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इन। हेट्रोसिस का जो व्यावसायिक रूप से प्रयोग करते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में या फिर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप्स में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ही इसका इस्तेमाल होता है हेट्रोसिस का, तो इसको आपको जो है याद कर लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है कि ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में परागण किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर के द्वारा यहाँ पर परागण होता है। नॉर्मली इंसेक्ट या बिंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, लेकिन ब्लैक पेपर में वाटर के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है, तो इसको याद रख लेना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ द कंट्री वेयर द हेट्रोसिस इन राइस वॉज कमर्शियली एक्सप्लोरेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि चाइना ही आगे यहाँ पर रहने वाला है, तो आंसर यहाँ पर चाइना है। क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट्स। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। टमाटर एक डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि डे की जो ड्यूरेशन ऑफ द लाइट होता है उसका उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइट है नहीं है वो अपनी ग्रोथ नॉर्मली कर लेगा। तो टोमेटो, कोकुम्बर, कॉटन, मेज जो है ये सब जो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। आंसर होगा ऑल ऑफ देम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। हाइब्रिडाइजेशन में जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो हेरिटेबिलिटी पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। जेनेटिक एडवांस पर डिपेंड करती है और कंबाइनिंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करती है, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज़ का, इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ऑल्सन मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन विच न्यूट्रिएंट्स। ये एग्जाम में एज इट इज़ कई बार पूछा गया है कि ऑल्सन मेथड कौन से न्यूट्रिएंट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो सब लोग जानते हैं NPK की ही अगर हम बात करें तो ये जो है फास्फोरस को डिटरमाइन करने में ऑल्सन मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये आपको याद रख लेना है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट PDF पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से एग्री मंत्रा को, या फिर एग्री मंत्रा एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।